मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। मेरी शादी का आज पहला दिन था। मेरी ससुराल में मेरा पति, मेरी सास और एक नंद थी। मेरी नंद की काफ़ी उम्र हो गई थी, वो मेरे पति से भी बड़ी थी, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शादी नहीं की थी। उनका कहना था कि जवानी के समय में जब उसके रिश्ते आए तब उन्होंने हर रिश्ते को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए परफेक्ट रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो अब उसके रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब अगर किसी का रिश्ता आता है तो या तो वो लड़का 2-3 बच्चों का पिता होता है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हर इंसान के लिए परफेक्ट पार्टनर होना तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया। मेरी सास का यही मानना था कि उन्हें अपनी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का चाहिए, जिसकी तलाश वो आज तक कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं मिल पाया। मेरी नंद की उम्र अब काफी हो गई थी। मेरी सास तो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी तक वो बहुत ज्यादा चालाक थी, जबकि मेरी नंद 3-4 बच्चों की माँ लगती थी। जब मेरी नंद मुझे देखने के लिए आई थी तब मैंने उसको अपनी सास समझा था। फिर मुझे बताया गया था कि ये मेरी सास नहीं बल्कि मेरी जवान और कुंवारी नंद है। ना तो मेरी नंद मुझे कहीं से जवान लग रही थी और ना ही वो कुंवारी लग रही थी। मैंने सोचा कि जब मेरी नंद ही ऐसी है तो फिर मेरी सास कैसी होगी। सास भी ठीक ठाक ही थी। हालांकि मेरा पति बहुत अच्छा था, शायद वो अपने पिता के रूप पर गया था। मेरे ससुर की मैंने फोटो देखी हुई थी, पर वो अपने बच्चों को बचपन में ही छोड़कर मर गए थे। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हम 2 भाई बहन थे और मेरे मम्मी पापा। मेरा एक छोटा भाई था, उसका नाम अनंत था। अनंत अभी पढ़ाई कर रहा था। हम बहुत खानदानी लोग थे। मेरे ससुराल वालों ने हमारा खानदान देखकर ही मुझे सिलेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें खानदानी लड़की ही चाहिए थी जो घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल सके। वैसे तो मेरे बहुत सारे रिश्ते थे, लेकिन मेरे पापा ने मेरे पति के अंदर ये अच्छी क्वालिटी देखी कि वो एक इकलौता बेटा था और फिर उसके पिता की भी कुछ जमीनें भी थी जो कि मेरे पति के हिस्से में ही आनी थी। फाइनली मेरी शादी हो गई थी और मैं अपनी ससुराल आ गई थी। शादी के बाद तो सब एक जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन हर लड़की के लिए शादी वाला दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। शादी के दिन मेरे साथ भी एक अजीब सा हादसा हुआ था। मैं एक अजीब और भयानक हकीकत का शिकार हो गई थी, क्योंकि मेरे पास भी बाकी लड़कियों की तरह एक चालाक सास और नंद थी, जो मेरी जिंदगी को नर्क बनाने का इरादा पहले ही कर चुकी थी। मुझे इस बात का आइडिया तब हुआ था जब वो दंदनाती हुई रात के 2 बजे के टाइम पर मेरे पति के बजाय खुद मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। मेरी सास के चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसा लग रहा था जैसे बेटे की शादी उन्होंने मर्जी से नहीं करवाई है। फिलहाल वो मेरे पास आकर कहने लगी, तुम मेरी बहू हो और तुम्हें पता है ना कि एक औरत पत्नी होने से पहले एक बहू होती है, क्योंकि बहू से सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए तुम्हारा पति बाद में आता है, पहले उसके फैमिली के मेंबर्स आते हैं। तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन मैं तब दूंगी जब मैं यानी तुम्हारी सास तुमसे खुश हो जाएगी। मैंने अपनी सास से मुस्कुराकर कहा, जी आप ठीक कह रही हैं, आप मेरी माँ समान हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे माँ मत समझना, क्योंकि मैं माँ जैसा लाड प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। वो तो सिर्फ मैं अपनी बेटी को ही कर सकती हूँ और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बेटी बेटी ही रहती है। बेहतर होगा कि तुम मुझे सास ही समझो। कहते हैं ना कि सास सास ही होती है, तो बस तुम अपने दिमाग में यही रखना कि अगर तुम मुझे अपनी माँ समझोगी तो फिर तुम मेरे साथ बेटियों की तरह नखरे भी दिखाओगी। और सच मानो तो मैं तुम्हारे लाड उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा मेरे कहे पर ही चलोगी। ना मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और ना ही ये कि तुम घर के काम करो। इस बात पर तो मैं खुश हो गई थी कि चलो मेरी सास मुझे नौकरानी नहीं समझने वाली है। फिर मेरी सास ने कहा कि घर के काम तो मैं खुद तुमसे करवा लूंगी। मेरे चेहरे पर जो अभी 2 सेकंड पहले मुस्कान आई थी वो एकदम गायब हो गई थी। उसके लिए मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही थी कि मेरी सास अपनी उम्र से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास बहुत ही पुराने ख्यालों की औरत थी। मैं यही सोचने लगी कि क्या अब सारी जिंदगी मेरे साथ यही होने वाला है। फिर मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में चलने के लिए कहा। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत हैरान हो गई थी कि आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा पति बाहर मेरा इंतजार कर रहा था और वो मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कह रही है। मैं हैरानी से उनके चेहरे को देख रही थी।
उन्होंने कहा, मुझे इतनी गौर से क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें मेरे कहे पर ही हमेशा चलना होगा। मैंने पूछा कि आप मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर जा रही हैं? वो कहने लगी कि शादी की पहली रात ही अगर लड़की अपने पति के सामने नरम पड़ जाए तो उसका पति उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तो तुम्हारे पति की नज़र में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाना चाहती हूँ। तुम उससे थोड़ा दूर रहोगी तो वो सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत करेगा। वैसे भी आज तो वो थका हुआ आएगा क्योंकि शादी की तैयारियों में वो काफी थक चुका है, इसीलिए तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाएगा। तुम दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनेगी, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो और वहीं पर सो जाना। मेरी सास मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा कि बाहर मेरा पति मौजूद नहीं था। अगर वो मुझे कहीं दिख जाते तो मैं उनसे कह देती कि मैं अपनी सास के कमरे में नहीं जाना चाहती, पर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आए थे। मेरी सास मुझे कमरे में ले आई थी और उन्होंने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था। इसी कमरे में मेरी नंद भी सोती थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने कमरे में चली जाऊं, लेकिन फिर मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऐसा करती तो मैं अपनी सास को पहले दिन ही बुरी लग जानी थी, क्योंकि आज मेरी शादी का पहला दिन था और पहले ही दिन मैं उनकी नजरों में बुरी नहीं बन सकती थी। मैं खामोश रही। मेरी सास ने मुझे अपने बराबर में सोने के लिए कहा। मैं उनके बराबर में लेट गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। जैसे ही सुबह हुई तो मैं अपने कमरे तक पहुंची थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मेरी परमिशन के बिना तुम अपने कमरे में भी नहीं जाओगी। मुझे अपना कमरा अच्छी तरह से याद था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा पति इस तरह फूलों की सेज में सो रहा था। शादी की पहली रात बहुत स्पेशल होती है। मेरी पहली रात अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपनी सास के बिस्तर पर गुजरी थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर सास की इज्जत करूंगी और उनका कहना मानूंगी तो पति के दिल में भी हमेशा मेरी इज्जत बनी रहेगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पति ने सारी रात मेरा इंतजार किया था और फिर वो थक हार कर इंतजार करते करते ही सो गए थे। उन्होंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। कपड़े तो मैंने भी चेंज नहीं किए थे क्योंकि मेरे कपड़े तो मेरे ही रूम में थे और मैंने कल रात अपनी सास के कमरे में गुजारी थी। मैं अपने पति के करीब में ही जाकर बैठ गई थी। न जाने कब उनकी आंख खुली और उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं इसी इंतजार में थी कि तभी मेरी सास की आंख खुल गई और वो मेरे कमरे तक आ गई और कहने के बावजूद भी मैं उनकी परमिशन के बिना ही कमरे से निकल आई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे उन्हें अपने किसी राज के फाश होने का डर हो। मेरी सास ने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम सुबह सुबह यहाँ क्या करने आ गई हो? उन्होंने धीमी सी आवाज में कहा था तो मैंने उनकी बात को इग्नोर करने की कोशिश की थी, जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। मजबूरन मेरी सास को ऊंची आवाज में बोलना पड़ गया था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बहू उठो यहाँ से, मेरे कमरे में चलो। देखो जरा तुम्हारी नंद की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपनी सास को चौंक कर देखा और उन्हें कहा कि ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अभी तक तो दीदी बिल्कुल ठीक थी। मेरी सास ने कहा, हाँ, जब से सोकर उठी है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसका दिल घबरा रहा है। चलो एक नजर चलकर उसे देख लो। अपनी सास की बात सुनकर मैं फौरन बिस्तर से खड़ी हो गई और सोच रही थी कि अभी तक तो मेरी नंद बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? मैं तो उसे सोता हुआ छोड़कर आई थी। जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे के अंदर गई तो मेरी सास ने मेरे अंदर जाते ही फौरन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कहने लगी, बहू तुम ये क्या हरकत कर रही हो? सुबह सुबह तुम ऐसी हालत में अपने पति के सामने चली गई, न नहाई न मुंह धोया, बस अपने पति के करीब जाकर बैठ गई। तुम्हें ये नहीं पता कि पति के सामने तैयार होकर जाते हैं। अपनी सास की बातें मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। अभी तक मैं रात वाले गेटअप में ही थी। मैंने अभी तक अपनी दुल्हन वाले कपड़े भी नहीं उतारे थे। इससे ज्यादा तैयार मैं और क्या हो सकती थी? और तो और उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी नंद की तबीयत खराब हो रही है। मेरी नंद तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई आराम से अभी तक सो रही थी। हम लोग यही सब बातें कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा पति अपनी माँ को आवाज दे रहा था। शायद मेरा पति जाग गया था। मेरी सास ने जल्दी से घबराकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम अब सास से तो मेरा पीछा छूट जाएगा। जैसे ही मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी, वो तो मुझ में ही खो गए थे। वो एकटुक मुझे ही देख रहे थे, पलके तक नहीं झपक रहे थे। मेरी सास ने जल्दी से धीमे से खांसते हुए कहा कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। जो करना है अपने कमरे में जाकर करो। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी माँ भी खड़ी हुई है।
मेरी सास की ये बात कहना मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो कहने लगे, माँ आप किचन में जाकर नाश्ता बनाओ, मैं और रश्मि थोड़ी देर में आते हैं। मेरे पति ने मुझे कमरे में चलने का इशारा किया था। मेरी सास ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि शादी के दूसरे दिन कितनी सारी रस्में करनी होती हैं और थोड़ी ही देर में मेहमान भी आ जाएंगे। बहू के साथ जो रस्में होनी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए तुम बहू को छोड़ दो और जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाओ। बहू मेरे साथ मिलकर नाश्ता बनवा लेगी। अपनी सास की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि अब शादी के बाद कौन सी रस्में होती हैं, और कल शादी वाले दिन तो इतनी सारी रस्में की गई थी। अब ऐसी कौन सी रस्में थी जो बाकी होनी रह गई थी? मैंने अपनी सास से कहा, लेकिन माँ जी मुझे तैयार भी तो होना है, कल से मैं इसी लहंगे में घूम रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी पायल को उठा देती हूँ, वो तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे कपड़े ले आएगी और मैं तुम्हें तैयार करूंगी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, सारे मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगी ताकि तुम सबको अच्छी लग सको। मैं हैरान हो गई थी कि मेरी सास मुझे अपने पति के पास जाने ही नहीं दे रही थी। अब इससे ज्यादा अत्याचार मुझ पर क्या हो सकता था? मैं वहीं पर खड़ी रही, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगे। मुझे खुशी हुई थी कि वो एक बहादुर मर्द हैं जो अपनी माँ के पल्लू से नहीं बंधे हुए बल्कि अपनी पत्नी की सुरक्षा करना जानता है। मेरे पति अपनी माँ की आंखों के सामने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे के अंदर लेकर आ गए थे और उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मेरी सास तो एक नज़र बस हम दोनों को देखती ही रह गई थी। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हमें रोक सके। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि 10 मिनट बाद मेरी सास ने फिर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं हैरान थी कि मैं सारी रात तो उनके कमरे में ही रही हूँ, इस वक्त उन्हें मुझसे ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात याद आ गई थी। फिलहाल मैं खामोशी से अपनी सास के पास आ गई थी। वहां जाकर पता चला कि मेरी सास ने मुझे एक और धमकी दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बात सुनो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, इस घर में रहना है ना तो मेरी बात मानकर ही चलना होगा। अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगी तो बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती रहो। अभी जाओ और अपने पति का ख्याल रखो। मैंने तुम्हें अपना जवान बेटा दे दिया है, लेकिन कल मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह लेकर जाऊंगी। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना इतना अच्छा बेटा दे दिया है। अपनी सास की बातें मैं खामोशी से सुनकर अपने कमरे में आ गई थी और तैयार होने लगी थी। मेरे पति ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गए थे क्योंकि दोपहर के 12 बज गए थे। मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी और उन्होंने मेरे साथ कुछ रस्म की थी। उसके बाद वो लोग भी अपने घर को चली गई थी, लेकिन उन सब ने ही मेरी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि सविता, तुम्हारी बहू तो बहुत बहुत खूबसूरत है। तुम अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छी और कम उम्र की लड़की चुनकर लाई हो। मेरी तारीफ पर मेरी नंद और मेरी सास का बहुत मुंह बन रहा था। मेरी नंद पायल, उसका भी मूड मेरी तरफ से न जाने क्यों खराब था। वो तो मुझसे बात तक नहीं करती थी और अगर कभी बात करती तो ऐसा लगता था जैसे नफरत भरे शब्द मुंह से उगल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन लोगों को मैं पसंद नहीं थी तो फिर इन्होंने मेरी शादी अपने बेटे के साथ क्यों करवा दी। लेकिन ये तो शायद दुनिया का दस्तूर है कि सास और नंदे बहू के साथ ऐसा करती जरूर हैं, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। आज की रात भी आ गई थी और मेरी सास ने फिर से मुझे अपने कमरे में चलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आज अपनी सास से साफ इनकार कर दिया था कि आज मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा कि उसके साथ तो तुम सारी जिंदगी रह लोगी। कल सुबह मुझे तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना है। सुबह सुबह मैं तुम्हारे कमरे में आकर तो अपने बेटे की नींद खराब नहीं कर सकती, इसलिए तुम अभी मेरे साथ सो जाओ तो हम दोनों खामोशी से घर से बाहर निकल जाएंगे। मैंने अपनी सास से कहा, आप आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? उन्होंने कहा, बस एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगी। अपनी सास के इतना ज्यादा जिद करने की वजह से मैं उनके कमरे में आ गई थी और उन्होंने आज फिर से मुझे अपने बराबर में लेटने के लिए कहा था। अगले दिन जब सुबह हुई तो लगभग सुबह के 8:30 बज रहे थे। मेरी सास ने मुझे उठा दिया और कहा कि जल्दी से अपना घूंघट कर लो और मेरे साथ चलो। मैंने अपनी सास से कहा कि इतनी सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक बार मेरे साथ चलो तो सही। मेरी सास के हाथ में उनका पर्स था, वो मुझे घर से बाहर लेकर चली गई थी।
मैंने अपनी सास के कहने के मुताबिक अपने मुंह पर घूंघट डाल लिया था। मेरी सास मुझे पता नहीं अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी। हम लोग काफी दूर तक चलकर आ गए थे। फिर वहां आने के बाद वो एक तरफ खड़ी हो गई और कहने लगी, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में आगे चलने की जान नहीं है। बहू, तुम जाकर आगे जो दूध वाला है वहां से दूध ले आओ। उन्होंने मुझे अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर देते हुए कहा था। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई थी कि इतनी सुबह सुबह वो मुझे अपने साथ दूध लेने के लिए यहाँ पर लाई थी। मैं दूध वाले की दुकान पर गई और वहां से मैंने दूध की थैली ले ली थी, लेकिन मैं दूध लेकर मुड़ ही रही थी कि अचानक एक लड़के ने मुझसे कहा, बहन जी, आप ये दूध की थैली मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे उस बेचारे के ऊपर तरस आया था, वो मुझे कोई भिखारी लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ये दूध भी मेरी सास ने मुझे लाने के लिए कहा है। मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती और ना ही ये दूध दे सकती हूँ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर में पिछली गली के मकान नंबर 4 में आ जाना, मैं वहां से तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। वो बेचारा मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वो मेरे पास से चला गया था। वो कोई भिखारी था। मुझे गरीब और भिखारी लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। आज तक मैंने किसी भी भिखारी को खाली हाथ जाने नहीं दिया था। मेरी सास दूर से ही खड़ी हुई मुझे देख रही थी। जैसे ही मेरी नज़र मेरे सास पर पड़ी, वो घबरा गई थी और उन्होंने अपने पर्स के अंदर कुछ रखा था। मेरी समझ नहीं आया कि वो अपने पर्स के अंदर क्या रख रही हैं। फिर मैंने उनको इग्नोर कर दिया और दूध की थैली ले जाकर अपनी सास को पकड़ाने लगी। उन्होंने वो पकड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा, इसे तुम ही पकड़े रहो, मैं इसको लेकर नहीं चल सकती। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं बूढ़ी औरत सामान लेकर चलती हुई अच्छी लगूंगी क्या? मैं खामोशी से दूध की थैली लेकर चलने लगी थी। फिर जब मैं घर आई तो मेरा पति और नंद अभी तक सो रहे थे। मैंने फ्रेश होकर किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाया था। मैं जैसे ही अपने पति के लिए नाश्ता लेकर गई तो मेरे पति का मूड अचानक ही ऑफ हो गया था। मैंने उनसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि आपको क्या हुआ है। वो कहने लगे, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम रात के वक्त पर माँ जी के कमरे में क्यों जाती हो? मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी मम्मी खुद ही मुझे अपने कमरे में लेकर गई थी और उन्होंने मुझे अपने पास ही सोने को कहा था। मैं क्या कहती? उनसे ये कहती कि मुझे आपके साथ आपके कमरे में नहीं जाना। वो मेरी सास है, मुझे उनके हुक्म का पालन करना था। मेरे पति ने कहा कि तुम मेरी माँ की इज्जत करो या ना करो, क्योंकि मुझे कोई फर्क इसीलिए नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ की इज्जत तो तुमसे करवा कर ही रहूंगा, तभी तुम इस घर में रहोगी। लेकिन फिलहाल बात यह है कि माँ ही तुम्हें कमरे में लेकर नहीं जाती, तुम अपनी मर्जी से उनके कमरे में जाती हो। बल्कि वो तो मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी पत्नी रात को कमरे में क्यों नहीं आती। अपने पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि मेरी सास मुझसे कुछ और मेरे पति से कुछ और कह रही थी। मैंने कहा कि मेरा यकीन करो, मैं उनके बुलाने पर ही उनके कमरे में गई थी और आज सुबह के टाइम पर तो माँ जी मुझे दूध लेने के लिए भी अपने साथ लेकर गई थी। मेरी बात सुनकर अचानक मेरे पति के माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने कहा, कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? हमारे घर दूध दुकान से नहीं आता, बल्कि दूध वाला शाम के टाइम पर आकर दूध देकर जाता है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको आपकी माँ जी से पूछवा देती हूँ। मेरे पति ने कहा कि बस बस, अब ज्यादा सफाइयाँ पेश मत करो। ये कहकर मेरा पति घर से बाहर चला गया था, लेकिन मैं अभी तक वहीं पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी और सोच रही थी कि आखिर इस घर में मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरा पति ऑफिस में था। दोपहर के टाइम पर मैंने अपने पति को कॉल की थी और उनको मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अभी भी मुझे थोड़े थोड़े गुमसुम से लग रहे थे। मैं दूध वाली बात को दोबारा से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने कहा, इस बात को यहीं पर दबा दो, मैं दोबारा से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता और तुम मेरी मम्मी से किसी भी बारे में कोई बात नहीं करोगी। इतना कहकर वो तो खामोश हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अब जाहिर है कि मैं इतने सारे सवालों के जवाब तो अपनी सास से नहीं पूछ सकती थी। अपने पति से भी मैंने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि क्या मेरी सास मेरे पति से भी झूठ बोल रही थी। वो मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। मेरा मन तो बहुत किया कि मैं इस बारे में अपनी सास से पूछूं, लेकिन अपने पति के मना करने की वजह से मैं खामोश रही थी। ये बात भी बहुत अजीब थी कि मेरे पति ने मुझे मेरी सास से कुछ भी पूछने के लिए मना कर दिया था। फिलहाल अगले दिन एक और हादसा हो गया था।
आज की रात तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में नहीं बुलाया था और वो मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही थी। मुझे तो उनकी इतनी ज्यादा मोहब्बत हजम नहीं हुई। वो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ रही थी। उनकी इस हरकत ने मुझे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मेरे कमरे के अंदर भी आ गई थी और बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने देखा कि उनके हाथ में उनका पर्स था। उनके चेहरे पर हल्की हल्की घबराहट भी थी। वो मुझसे कहने लगी, बहू तुम मुझसे नाराज हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि कम उम्र की लड़कियों का दिल समझना मुझे खूब आता है। मेरी सास मुझसे इतनी नरम शब्दों में बात कर रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे पति भी अभी सो रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिस जाने में अभी 2 घंटे थे। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गईं और वहां जाकर अपने सोफे पर बैठ गईं। फिर से वो मुझसे बड़ी नरम नरम बातें कर रही थी। मैंने उन्हें कहा, माँ जी, मैं तो ये जानती हूँ कि आप बहुत समझदार औरत हो। मेरी सास कहने लगी, बहू क्या तुम मुझे ताना मार रही हो? कोई बात नहीं, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें मेरी उम्र की बातों की कभी समझ नहीं आएगी। मैं तो बस तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि तुम्हारे लिए मैं बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। नवरात्रि आ रही है ना, इसलिए मैंने सोचा कि बहू को नए कपड़े दिलवा देती हूँ। मेरी सास एक मेरी साड़ी लेकर आई थी और एक मेरी नंद का सूट लेकर आई थी। मेरी नंद घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आज मैं बड़ी हैरान रह गई थी कि वो 9 बजे के टाइम पर उठकर हम सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी और मेरे साथ उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा नरम था। इन दोनों माँ बेटी को इतने प्यार से अपने साथ बिहेव करता हुआ देखकर मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन फिर तसल्ली भी हुई कि अब मुझे इस घर में ही रहना है, तो इसीलिए इन लोगों का मेरे लिए अच्छा बिहेव करना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग हमेशा मेरे साथ गलत बिहेव करती रहीं तो मेरी सारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरी सास और नंद मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, बहू तुम्हारा जो छोटा भाई है तुम उसे आज खाने पर बुला लो। अपनी सास की बात सुनकर मैं अचानक चौंक गई थी कि उन्हें मेरे भाई की याद कैसे आ गई, और तो और वो मेरे भाई को अपने घर बुलाने के लिए क्यों कह रही हैं। मैंने अपनी सास से कहा, आज क्या कुछ स्पेशल है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, बस जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे मायके वाले यहाँ आए ही नहीं है और भाइयों को तो अपनी बहनों की लगती ही है, तो इसलिए तुम अपने भाई को आज रात खाने पर बुला लो। मैंने अपनी सास के कहने के मुताबिक अपने भाई को रात के लिए इनवाइट कर दिया था। इस बात से मेरे पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पति का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहुत खुश थी, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और अब मेरी सास मुझे मेरे पति से दूर नहीं कर रही थी, बल्कि मैं किचन में काम कर रही होती थी तो कहती थी कि जल्दी फ्री होकर बेटे के पास चली जाओ और अच्छे से तैयार होकर जाना। मुझे उनकी ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेरी नंद भी हमेशा मुझे भाभी भाभी कहकर पुकार रही थी। हालांकि वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत कर रही थी। मुझे अब अपनी जिंदगी बहुत आसान लग रही थी, क्योंकि ससुराल का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया था। रात के टाइम पर मेरा भाई भी आ गया था, लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी कि आज मेरी नंद शाम के टाइम से ही किचन में घुसी हुई थी और नई नई तरह की डिशेस बना रही थी। उसने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया था, बल्कि वो अपने हाथ से सारा खाना बना रही थी और मुझसे कहने लगी कि आप आराम से जाकर तैयार हो जाओ। और फिर मेरे भाई के आने से पहले पहले ही उसने जल्दी से सारे काम फिनिश कर लिए थे। उसके बाद वो अपनी माँ का लाया हुआ नया सूट पहनकर तैयार हो गई थी। मेरी सास ने भी मुझसे कहा था कि जो साड़ी मैंने तुम्हें लाकर दी थी तुम भी वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने भी अपनी सास के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे, जिनको पहनकर मैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। मेरी सास मेरी और मेरी नंद की बहुत तारीफ कर रही थी। आज मेरे पति भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। सिर्फ अकेले मेरे भाई के लिए ही घर में इतने सारे इंतजाम किए गए थे। इन सारे इंतजाम को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद अभी तक घर में कोई मेहमान नहीं आया था और आज अचानक मेरी सास को मेरे भाई की याद आ गई थी। और फिर मेरे भाई की ही क्यों, वो किसी और को भी तो बुला सकती थी। रात के टाइम पर जब मेरा भाई हमारे यहाँ खाने पर आया तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। मेरी नंद तो तैयार होकर इस तरह से शर्मा रही थी जैसे उसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। आज वो बड़ी अजीब अजीब तरह से हरकतें कर रही थी। मुझे उसकी हरकतें कुछ सही नहीं लग रही थी। जब मेरा भाई आ गया
तो मेरी सास उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी और बार बार उसकी प्लेट में खाना डाल रही थी। मेरा भाई मना कर रहा था, फिर भी वो उसके साथ बहुत ज्यादा फ्री हो रही थी और मेरी नंद भी कमरे से बाहर निकलकर मेरे भाई के सामने अजीब अजीब तरह के रिएक्शन दे रही थी। मेरी नजर तो मेरी नंद पर ही थी। आज पता नहीं उसको क्या हो गया था कि उसका बिहेवियर मेरे साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा था और आज वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। मेरा भाई खाना खाकर जब हमारे घर से जाने लगा तो मेरी सास ने उससे कहा था कि ये तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ पर बार बार आते रहना। मेरे भाई के जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, तुम अपने भाई के लिए कहीं लड़की नहीं देख रही? तुम्हारा भाई जवान है, खूबसूरत है, उसकी जल्दी ही शादी कर दो, उसका परिवार बस जाएगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने अपनी सास से कहा कि अभी वो पढ़ाई कर रहा है और फिर उसकी जॉब लगेगी, मम्मी पापा उसके बाद ही उसकी शादी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर अचानक मेरी सास ने मुंह बिगाड़ लिया था और कहने लगी कि जॉब भी लग जाएगी, अपने भाई की शादी ऐसी जगह करना जहां पर लड़की वाले उसे दहेज में जमीन दें ताकि वो आगे चलकर तुम्हारे भाई के काम आ सके। अपनी सास की बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी। फिर उन्होंने कहा कि हम भी अपनी पायल को दहेज में जमीन ही दे देंगे ताकि उसका पति अपना अलग बिजनेस कर सके। अपनी सास की इस बात पर मुझे कुछ शक हुआ था कि कहीं उनका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी नंद की शादी मेरे भाई से करवाना चाहती हों। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ मेरी नंद और कहाँ मेरा भाई। मेरी सास काफी देर तक इस बारे में मुझसे बातचीत करती रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी जैसा वो चाह रही थी। रात के टाइम पर मैं और मेरे पति कमरे में अकेले थे। तब मैंने अपने पति से ये बात कह दी थी कि आपकी माँ के इरादे मैं सही तरह से समझ गई हूँ। वो आपकी दीदी का रिश्ता मेरे भाई के साथ करवाना चाहती हैं। तभी तो उन्होंने आज मेरे भाई को खाने पर बुलाया था और वो उसके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आ रही थी। आपकी माँ की बातों से मैं इस बात को समझ गई हूँ कि वो ऐसा ही चाहती हैं। मेरे पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ के दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया होगा। उन्हें भी तो दिख रहा है कि तुम्हारा भाई कितना छोटा है और मेरी दीदी कितनी बड़ी है, फिर वो ऐसा क्यों करेंगी? अपने पति की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई थी कि चलो मेरे पति को भी लगता है कि उनकी माँ ऐसा नहीं कर सकती, शायद ये मेरा वहम ही हो। लेकिन अगले दिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही अजीब था। मेरी सास कमरे में आ गई। शाम का टाइम था, मेरे पति के घर आने का टाइम हो रहा था। वो कमरे में आई तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो बहू, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। तुम आज ही मेरे बेटे के साथ अपने मायके जाओ और वहां जाकर अपने भाई के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग लो। मैं अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई थी और मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा था। वो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। उन्होंने कहा, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से अपने पति के आने से पहले पहले तैयार हो जाओ और मेरे इस काम को फौरन ही कर दो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारा भाई पसंद आ गया है, इसलिए जाने के बाद रिश्ता पक्का करके ही आना। अपनी सास की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, मैं तो आपको उसी दिन समझ गई थी जिस दिन आपने मेरे भाई को खाने पर बुलाया था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी हद तक गिर सकती हो। मेरा भाई आपकी बेटी से बहुत ज्यादा छोटा है, ये बात आपको पता नहीं है क्या? मेरी सास ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तुमसे जितना कहती हूँ तुम उतना कर दो, वरना आज मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैंने तुम्हारे पति को दिखा दी तो वो तुम्हें फौरन ही डिवोर्स दे देगा और इस घर से भी निकाल देगा। मैं अपनी सास की धमकियों में आने वाली नहीं थी। तभी अचानक मेरी सास ने अपना मोबाइल उठाया और कहने लगी, वो राज इस मोबाइल के अंदर है। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि मुझे अब डर लगने लगा था कि आखिर मेरा ऐसा कौन सा राज मेरी सास के पास है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी सास से साफ इनकार कर दिया था कि मैं आपकी धमकियों में नहीं आऊंगी और मैं अपने मायके जाकर ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। मेरी सास ने कहा, तो फिर तुम इस अंजाम की खुद ही जिम्मेदार होगी। वो मेरे पति के घर आने का इंतजार कर रही थी। मेरे पति घर पर आ गए। मेरी सास ने मुझे मायके जाने का इशारा किया था, लेकिन मैं मायके नहीं गई। उन्होंने फिर मेरे पति को अपने कमरे में बुलाया और ना जाने वो मेरे पति से क्या बात करती रही। मैं दरवाजे पर कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी आकर मेरी नंद ने कहा कि भाभी आप अपने कमरे में जाओ, ये माँ बेटे के आपस की बात है, आपको कान लगाने की जरूरत नहीं है।
मुझे डर लग रहा था कि मेरी सास पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा राज मेरे पति को बताने वाली है। मेरे पति ने मुझे कमरे के अंदर बुलाया था। पता नहीं वो मुझसे क्या बात करने वाले थे। मेरी सास ने मेरे पति के सामने मुझ पर अजीब अजीब तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और कहा कि तुम्हारी पत्नी को रोज सुबह घर से बाहर निकलने की आदत थी, तभी तो ये तुम्हारे पास कमरे में नहीं जाती थी और मेरे कमरे में आ जाया करती थी। अपनी सास की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें मोबाइल में वीडियो दिखाती हूँ। मेरी सास ने अपना मोबाइल मेरे पति के हाथ में दे दिया था। मेरे पति ने जैसे ही वीडियो ऑन की तो वो ब्लैंक वीडियो था। उन्होंने ब्लैंक वीडियो मेरी सास की तरफ किया और कहा कि माँ ये क्या है। मेरी आंखों में अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम की वजह से आंसू आने लगे थे और मैं ये भी जानती थी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिर भगवान की करनी अच्छी थी कि मेरी सास ने जो मेरा वीडियो बनाया था वो उसको सेव करना भूल गई थी। मोबाइल देखते ही मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो वीडियो बनाया था। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी पत्नी दूध वाले से बात कर रही थी। मेरी सास के मुंह से अपनी गलती खुद ही निकल गई थी। मेरे पति ने कहा, आप तो कह रही थी कि घर से बिना बताए निकल जाती है, तो फिर आपको कैसे पता कि ये दूध वाले से बात कर रही थी। मेरी सास के होश उड़ गए थे क्योंकि वो जल्दबाजी में अपनी ही गलती को अपने मुंह से निकाल बैठी थी। मैंने अपने पति को सारी हकीकत बता दी थी। दरअसल मेरी सास मुझे जिस दिन सुबह सवेरे दूध के बहाने से घर से निकाल कर ले गई थी, उन्होंने एक भिखारी को कहा था कि वो आकर मुझसे बात करे ताकि मेरी सास मेरा वीडियो बना सके। और उस दिन मेरी सास ने अपने पर्स के अंदर और कुछ नहीं बल्कि अपना मोबाइल ही रखा था और मेरे पति को बताया था कि मैं सुबह सवेरे किसी से मिलने जाती हूँ और मैं गलत लड़की हूँ, तभी तो मैं अपने पति के करीब नहीं जा रही थी। लेकिन जब मेरी सास के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना वो मुझे अपनी बातों में ले लेकर और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के साथ करवा दे, तो इस तरह से उनकी बेटी का घर भी बस जाएगा, क्योंकि मेरी नंद का अभी तक रिश्ता नहीं लग पाया था। मेरा पति अपनी माँ की इस चालाकी पर उनसे बहुत नाराज हुआ था और उसने कहा था कि हम शादी करने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और तो और आपने मेरी पत्नी को भी मुझसे दूर करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरी सास को अपनी बहू का घर बसा हुआ पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनकी बहन अपनी ससुराल नहीं जा पाई थी, तो वो चाहती थी कि बहू भी सुकून से ना रहे। मेरे पति ने अपनी माँ से बोलचाल खत्म कर दी थी। काफी महीनों तक उन्होंने अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं की थी। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, तब जाकर उन्होंने अपनी माँ को माफ किया था। लेकिन उस दिन के बाद मेरी सास और मेरी नंद का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा रहने लगा था और मैंने अपनी सास को यकीन दिलाया था कि मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी। मेरी नंद बहुत ज्यादा उम्रदार थी, इसलिए उसको उसी की उम्र का लड़का मिल गया था और वो अपनी ससुराल में अब सुखी रह रही है। मेरी सास अब मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आती हैं और मेरी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।